गुड मॉर्निंग। इस क्लास में हम देखेंगे संसाधन भूगोल के महत्व के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, छोटा सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो, संसाधन भूगोल का महत्व क्यों है। देखो, वर्तमान जो भौतिकवादी सभ्यता है उसमें संसाधन भूगोल का महत्व इतना बढ़ गया है कि इसके बिना आप जो जटिल आर्थिक तंत्र है, जो आपका कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके बारे में आप अध्ययन नहीं कर सकते। तो जटिल आर्थिक तंत्र को चलाने के लिए संसाधन भूगोल का अध्ययन अपरिहार्य हो गया है। आर्थिक भू समस्याओं के ज्ञान के लिए संसाधनों का जियो इकोनॉमिक दृष्टि से अध्ययन आधारभूत है। जियो इकोनॉमी के आधार पर कौन कौन से जगह पे कौन से आर्थिक संसाधन उपस्थित हैं, उसका अध्ययन बहुत ही विशिष्ट हो गया है। किस लिए? जटिल आर्थिक तंत्र को समझने के लिए। तो संसाधन भूगोल का एक महत्व क्या हुआ कि इसके माध्यम से हम जो जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से संसाधनों का अध्ययन करते हैं वो आवश्यक है। दूसरा, हम विभिन्न देशों की परिवर्तनशील आर्थिक दशा का ज्ञान जब हम होता है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो आर्थिक रूप से समृद्ध है और कौन सा क्षेत्र है वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, तो ऐसा पता करने के लिए, अर्थात संसाधनों की पर्याप्तता या उनकी न्यूनता का अध्ययन करके ही आप बता सकते हो कि कौन से क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं और कौन से क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हैं। जैसे आप विकसित देश देखोगे तो वहाँ पे बहुत से संसाधनों की न्यूनता या पर्याप्तता पाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर मानवीय जो संसाधन हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो काफ़ी उन्नत अवस्था में हैं। तो उसमें जो मानवीय संसाधनों को यदि आप गुणात्मक दृष्टि से देखोगे तो मानवीय संसाधनों के गुणात्मक रूप से बेहतर होने के कारण वो वहाँ पर पाए जाने वाले संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, बेहतर नियोजन कर पा रहे हैं, साथ ही उनका संरक्षण भी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, आज की अर्थव्यवस्था इतनी गतिशील है कि गतिशील और अस्थिर, डायनेमिक भी है और अनस्टेबल भी है, कि उनकी संसाधन भूगोल अर्थात प्राकृतिक वातावरणीय परिवर्तनशील स्थिति दूसरे देशों को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। इसका मतलब यह है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ संसाधन संसाधन पाए जाते हैं, उनमें कमी या ज़्यादा होने से उन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे आप बोलोगे कि डॉलर है, जैसे यूएस डॉलर है या कोई भी अन्य मुद्रा है, कोई भी अन्य करेंसी है, उसका डेप्रिशिएशन हो जाता है या उसका अधिमूल्यन हो जाता है, या तो उसके मूल्य में कमी हो जाती है अन्य मुद्रा के सापेक्ष, या उसका अधिमूल्यन या उसकी उसमें एप्रिशिएशन हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे विश्व के सभी देशों की आर्थिक स्थिति और आर्थिक तंत्र पर उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? आपकी संसाधनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। इसी प्रकार फसलों या कृषि संसाधनों या उत्पादन के अन्य साधनों की न्यूनता या वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी स्थिति को प्रभावित करती है, और इसके आधार पर आप राष्ट्रीय नीतियाँ परिवर्तित करते हो। तो सबसे बेसिक क्या हुआ? बेसिक ये हुआ कि आपके पास या आप जिस राष्ट्र के पास जो संसाधन हैं, उन संसाधनों की पर्याप्तता या न्यूनता यह निर्धारित करती है कि अन्य देशों के साथ उस वस्तु या उस संसाधन को लेके वो देश किस प्रकार व्यवहार करेगा। और एक वस्तु की किसी अन्य देश में कमी या पर्याप्तता आपको भी प्रभावित करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि विश्व के सभी जो देश हैं उनका जो आर्थिक तंत्र या इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं। किसके माध्यम से? ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के समय में संसाधन भूगोल उसका महत्व और बढ़ जाता है। संसाधन भूगोल का अध्ययन जो है दो समस्याओं के समाधान के लिए आप करते हो। दो प्रमुख समस्याएं हैं जिनके अध्ययन के लिए हम संसाधन भूगोल को पढ़ते हैं। पहला, किसी देश की आंतरिक बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग के लिए संसाधनों की पूर्ति किस प्रकार करी जाएगी।
ठीक है। या इसको सिंपल तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि हमारे देश की जो संसाधन है वो हमारे देश की जनसंख्या की पूर्ति को संतुष्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा करने से हम क्या कर सकेंगे? हम मानवीय जीवन स्तर को बढ़ा सकेंगे। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स है या मानवीय सूचकांक है, मानवीय विकास सूचकांक है, उसके स्तर को हम बढ़ा सकते हैं या मानव का जीवन स्तर को हम बढ़ा सकते हैं। और वो किस प्रकार हम बढ़ाएंगे? वो हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनकी सप्लाई, उनकी पूर्ति इस प्रकार हो कि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है। यदि वो संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे, अच्छा, संसाधन पर्याप्त होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड करता है कि हम उनका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम संसाधनों को वेस्ट करते हैं, व्यर्थ ही उनका उपयोग करते हैं, तो हम कभी भी ये जो बैलेंस है संसाधन और जनसंख्या में जो बैलेंस है, देखो हमारी परफेक्ट कंडीशन में होता है संसाधन अनुकूलतम, ऑप्टिमाइजेशन। अनुकूलतम का मतलब ये है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, वो एकदम बैलेंस में है। आपके पास रिसोर्सेज पर्याप्त हैं, आपके पास जनसंख्या भी उसी अनुपात में है और आप उनका अधिकतम उपयोग कर रहे हो, ऑप्टिमम अनुकूलतम उपयोग कर रहे हो, अर्थात कोई भी संसाधन आप वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप? उस स्थिति में क्या होगा कि जो मानवीय जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाने के लिए आप काम कर सकते हो। लेकिन यदि आप संसाधनों का वेस्ट कर रहे हो, उनका संरक्षण नहीं कर रहे हो, ठीक है, उनका अपव्यय कर रहे हो या संसाधनों को क्षति पहुंचा रहे हो, तो उस स्थिति में संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव नहीं होगा। ठीक है। और ऐसा करने के कारण आप मानवीय जीवन स्तर को एक सीमा से ऊपर नहीं ले जा सकते क्योंकि आपके पास संसाधन ही नहीं रहेंगे। तो पहला हो गया कि मानव भूगोल का महत्व इसलिए है क्योंकि ये संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, जैसे मैंने बताया कि पहली जो समस्या है वही समस्या यह है कि आप जनसंख्या की मांग के अनुसार संसाधनों की पूर्ति निर्धारित कर सको। और दूसरी है, इसका महत्व इसलिए है कि संसाधन भूगोल का अध्ययन हमें यह बताता है कि किस प्रकार से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन राष्ट्रीय दृष्टि से कर आने वाली पीढ़ियों को पारिस्थितिक संकट से बचा सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आने वाली पीढ़ियों को इकोलॉजिकल क्राइसिस या पारिस्थितिक संकट से बचा सकते हैं, ये है आपका है सतत विकास की अवधारणा। जो कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो यही है कि संसाधनों का ऐसा उपयोग करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को कोई पारिस्थितिकी संकट नहीं होगा। और यह जो प्रश्न है विभिन्न क्षेत्रों के मनुष्यों के वैज्ञानिकों एवं तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है। तो किसी भी संसाधन का सतत उपयोग एक गतिक संकल्पना है। वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वह हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है। ठीक है। और ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और संरक्षण को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये दो जो प्रमुख विषय हैं, दो प्रमुख समस्याएं हैं, उनका समाधान आप संसाधन भूगोल के अंतर्गत देखते हो। संसाधन भूगोल का जो महत्व है उसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला है आपका कि संसाधन भूगोल से हमें ये पता लगता है कि संसाधनों का उत्पादन कहाँ पे है। ठीक है। उत्पादन का वास्तविक ज्ञान हमें केवल संसाधन भूगोल से ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कहाँ पर इसका रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चा माल कहाँ मिलता है, या संसाधनों के कच्चे माल के स्रोत कहाँ पे है। ठीक है। यही जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी के आधार पर आप उद्योगों की अवस्थिति का निर्धारण करोगे। अब देखोगे कि जो पाश्चात्य देश थे, वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन्होंने उपनिवेशवाद को जब प्रारंभ किया तो सबसे पहले उनका जो मेन एम था वो था अपने उपनिवेशों में संसाधनों की खोज करना, क्योंकि उसी के आधार पर वो उसका आर्थिक उपयोग कर सकते थे और अपने आर्थिक तंत्र को उससे मजबूत बना सकते थे, जिसका फर्दर वो उपयोग किस में करते थे? उपनिवेश को बढ़ाने में करते थे। ठीक है। अपने साम्राज्य को बढ़ाने में वो इसका उपयोग करते थे। दूसरा पॉइंट है आपका शक्ति के साधनों का ज्ञान। संसाधन भूगोल से हमें पता चलता है कि कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं
जहाँ पर आपके पावर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, चाहे वो नवीकरणीय हो या अनवीकरणीय हो। ये उनके वितरण को स्पष्ट करता है, ठीक है। और इनका तुलनात्मक अध्ययन करता है कि कौन सा वाला रिसोर्स वहाँ पर ज़्यादा फिजिबल है या कौन से वाले रिसोर्स की उपयोगिता उस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो उसी आधार पर हम शक्ति के संसाधनों का दोहन वहाँ पर करते हैं। तो दूसरा हो गया, शक्ति के संसाधनों का ज्ञान किसके माध्यम से होता है? संसाधन भूगोल के माध्यम से। तीसरा, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि उद्योगों की स्थापना को निर्धारित करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर कच्चे माल के स्रोत उपलब्ध हैं या नहीं है। कच्चे माल के स्रोत उपयोग होने के बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर श्रम शक्ति या लेबर फोर्स जो है, श्रम बल जो है वो कितना स्किल्ड है, उसमें कितना कौशल है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन में हम पढ़ेंगे कि वहाँ का जो ह्यूमन फोर्स है या लेबर फोर्स है या जो मानवीय परिस्थितियाँ हैं वो कैसी हैं। तो इसके बाद में वहाँ की जो गवर्नमेंट है या सरकार है उसके द्वारा किस प्रकार की नीतियाँ लाई गई हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है वहाँ पर कच्चे माल का पाया जाना। और ये सब हम किस में करेंगे अध्ययन? इसका हम अध्ययन करते हैं संसाधन भूगोल में। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट की वहाँ पर उपस्थिति है या नहीं है। तो आप देखोगे कि जैसे हमें पता है कि बहुत से संसाधन आपको अपने आसपास नहीं मिलते हैं। तो संसाधनों का परिवहन बहुत आवश्यक है, संसाधनों का आवागमन बहुत आवश्यक है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो या प्राकृतिक संसाधन हो। तो इसके लिए ये सब किस पर निर्भर है? यातायात पे। और यातायात आपका छोटे लेवल पे भी हो सकता है और एक बहुत बड़े लेवल पे ट्रांस कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप भी हो सकता है, ठीक है। तो कच्चे माल को औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचाने तथा विनिर्मित माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जो क्या होता है, यातायात का अध्ययन करते हैं। और इसके विस्तार का ज्ञान भी संसाधन भूगोल के लिए आवश्यक है। और संसाधन भूगोल से हमें ये पता होता है कि कौन से क्षेत्र में कौन से संसाधनों का आवागमन किया जाना है। उसके बाद में लेवल ऑफ डेवलपमेंट। संसाधन भूगोल के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि कौन से एरिया का जो कौन से एरिया का विकास स्तर कैसा है। आर्थिक परिवर्तन के तेजी से बदलते हुए वर्तमान परिदृश्य में हम प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के तर्कसंगत मूल्यांकन, किस किस के मूल्यांकन? नेचुरल रिसोर्सेज और मानवीय संसाधन, इन दोनों के तार्किक मूल्यांकन से बता सकते हैं कि वहाँ का जो सामाजिक आर्थिक स्तर होगा वो कैसा है। और यदि वो अविकसित है, अल्प विकसित है, तो उसको विकसित बनाने के लिए संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय संसाधनों से किस प्रकार उनमें अंतरक्रिया हो, ठीक है। तो ये बताने के लिए ये मूल्यांकन करने का जो अध्ययन है, ये मूल्यांकन है वो किसके द्वारा किया जाता है? संसाधन भूगोल के द्वारा। इसी आधार पर आज विश्व को 3 भागों में जैसे बांटा है, अल्प विकसित, अर्ध विकसित, विकासशील या विकसित राष्ट्र। तो इनको जो ये क्लासिफिकेशन है ये किस आधार पर किया गया है? ये वहाँ पर पाए जाने वाले मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों के तर्कसंगत मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। संसाधनों की न्यूनता अथवा पर्याप्तता के आधार पर विश्व में 3 प्रकार के हम संसाधन प्रदेश देखते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? देखो, ये 3 प्रकार हैं। ऐसे संसाधन प्रदेश संसाधन विकास की सीमित संभावना वाले जो हैं, अर्थात जहाँ पर संसाधन विकास की संभावनाएं असीमित नहीं हैं, सीमित हैं। क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर मानवीय संसाधन सीमित हैं। एग्जाम्पल जैसे है ध्रुवीय क्षेत्र या उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। तो मानवीय संभावनाओं के सीमित होने के कारण वहाँ पर संसाधन विकास की सीमित संभावनाएं पाई जाती हैं। दूसरा है ऐसे क्षेत्र जहाँ पर संसाधनों का अल्प विकास हुआ है, जैसे मध्य अक्षांशीय वन हो गए, आपके उष्णकटिबंधीय वन हो गए और घास के मैदान हो गए। तीसरे जो क्षेत्र हैं आपके वो हैं जहाँ पर उच्च स्तरीय विकास पाया गया है या उच्च स्तरीय विकास देखा गया है। जैसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वृहद निर्माण उद्योग हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बने हुए हैं। या भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय क्षेत्र आपका सीमित संभावना वाले प्रदेश में आएगा। भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है
मेडिटेरेनियन जो रीजन है वो उच्च स्तरीय विकास वाले प्रदेशों में सम्मिलित है। इसके अलावा बहुत सारे एशियाई क्षेत्र, एशियाई कंट्रीज़ जहाँ पर तकनीकी विकास बहुत ज़्यादा हुआ है और मानवीय संसाधनों का विकास भी वहाँ पर पर्याप्त रूप से हुआ है। हालांकि उन क्षेत्रों में, जैसे आपको जापान का एग्जांपल देखते हैं, जापान में प्राकृतिक संसाधनों की अवस्थिति बहुत कम है, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर मानवीय जो संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, मानव का जो ज्ञान और तकनीकी विकास है वो अत्यधिक है। तो क्या करते हैं वो, रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को तो बाहर से आयात करते हैं, वहाँ पर अपने मानवीय विकास के कारण और अपनी तकनीकी कारण उन जो तत्व हैं, उन संसाधन हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, विनिर्माण इकाइयाँ उन्होंने बना रखी हैं और उसके उसके बाद में वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनके जो जो विकास है अर्थव्यवस्था का, वो किस पर निर्भर है, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स पे या मानवीय संसाधनों पे। तो देखो, संसाधन भूगोल का जो उपयोगिता या सिग्निफिकेंस या महत्व है उसको हमने देखा कि किसी भी क्षेत्र में जो विकास का स्तर है वो निर्धारित कौन करता है, संसाधन करता है। संसाधन चाहे प्राकृतिक हो या मानवीय। तो प्राकृतिक और मानवीय दोनों संसाधन मिलकर किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास को निर्धारित करते हैं। और यही जो चीज़ है, इन्हीं का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है, आपका संसाधन भूगोल में। तो आज की क्लास में इतना ही है। एक बार इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो देखो, वर्तमान समय में जनसंख्या की जो आवश्यकताएं हैं वो अत्यंत जटिल हैं। ठीक है, ये आवश्यकताएं आपकी जटिल हैं और इस संदर्भ में इसी जटिलता को दूर करने के लिए संसाधन भूगोल का महत्व बढ़ जाता है। भौतिकवादी जो विचारधारा आई है, इससे प्रेरित होकर औद्योगिक क्रांति आई आपकी। साथ ही एक दूसरी समस्या हुई, उसमें हुआ था जनसंख्या वृद्धि बढ़ी। इसके वजह से क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हुआ कि जो संसाधन पाए जाते थे उनके ऊपर दबाव बढ़ गया। अब दबाव बढ़ गया तो क्या हुआ, संसाधनों की कमी पड़ने लग गई। और इसी दबाव को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स तो सीमित है, संसाधन तो सीमित हैं, लेकिन हमारे को तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम उन्हीं सीमित संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कर सकें कि आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर पाएँ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो हो गया वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को प्रयोग को बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि संसाधनों का उपयोग हम विवेकपूर्ण तरीके से करें, रैशनल तरीके से करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका अपव्यय करें, वेस्ट ना करें उनको। तो विवेकपूर्ण उपयोग करोगे तो आप उससे क्या होगा, उससे आप संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव कर सकते हो। अनुकूलतम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका संभव कर सकते हो। इसके कारण आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित कर सकते हो और मानवीय आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों के होते हुए भी हम पूरा कर सकते हैं। तो ये था आपका संसाधन भूगोल का महत्व। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कोई नया चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।